आपका समय सीमित है, इसे किसी और का ज़िंदगी जी करके व्यर्थ ना करें। एडू फॉर इलेक्ट्रिकल में मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम लोग आए हैं यूथ का एक्सप्लेनेशन देखने। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट किया था। अभी हम स्टार्ट करेंगे 46 से। और जो लोग नए हैं उनको बता दें कि अगर आप ट्रांसफार्मर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म बुक का एक्सप्लेनेशन देख लें, जो कि नीचे आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा वहाँ पर प्लेटफॉर्म और यूथ बुक का सारा जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, हर एक चीज़ का लिंक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ट्रांसफार्मर स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले 129 क्वेश्चन जो आपको प्लेटफॉर्म बुक में है उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, 90% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। कहा जाता है कि हमें डरना उन लोगों से चाहिए जो एक बुक को 100 बार सॉल्व किया है, उन लोगों से नहीं जो कि 100 बुक को एक बार सॉल्व किया है। तो सबसे पहले किसी एक बुक का हर एक क्वेश्चन आप पूरी तरह से सॉल्व कर ले, उसके बाद ही दूसरी बुक की तरफ शिफ्ट करें। और उम्मीद है कि एक बुक का हर क्वेश्चन जान लेने के बाद या फिर सिर्फ प्लेटफॉर्म का जो मैंने एक्सप्लेन किया है 129 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने के बाद आप किसी भी बुक को उठाएंगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और बुक का एक्सप्लेनेशन तो बुक का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उस बुक का एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए अवेलेबल हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देख रहे हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता के बारे में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, और फ्रिक्शन लॉस नहीं होने की वजह से इसका एफिशिएंसी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। जहाँ डीसी मोटर जनरेटर 50% 60-70% के आसपास होता है, वहीं पर अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका जो एफिशिएंसी होता है और 95 से 98% होता है। और अगर आइडियल की बात करें तो ये 98 को भी क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर ट्रांसफार्मर में अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण आवश्यक नहीं है। ट्रांसफार्मर के अच्छे शीतलन द्रव के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टी इसमें से पूछ रहा है, कौन सा उसका प्रॉपर्टी नहीं है। तो अधिक इंसुलेशन प्रतिरोध बोल रहा है कि इंसुलेशन प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। अगर इंसुलेशन प्रतिरोध ज़्यादा नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों कांटेक्ट में आ जाएगा और जिससे शॉर्ट सर्किट होगा, हीट जनरेट होगा। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बेहतर ऊष्मा चालकता। ऊष्मा की चालकता जो है वो अधिक से अधिक होना चाहिए। अगर ऊष्मा की चालकता हाई होगा तो ये क्या करेगा, वाइंडिंग के पास चूँकि सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होता है, ठीक है, तो वाइंडिंग के पास से हीट को लेकर के ये क्या करेगा, उसे बाहर की ओर कूलिंग ट्यूब जो होता है उस तरफ सेंड कर देगा और वहाँ से हीट आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद है निम्न संयंता। निम्न संयंता का क्या मतलब है, लो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है दो लेयर के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ऑयल अगर हम लोग ले रहे हैं तो ऑयल के दो लेयर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वही हम लोग का विस्कोसिटी होता है, संयंता होता है। और जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ट्रांसफार्मर के तो वाइंडिंग के पास ये ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। अब वाइंडिंग के पास हीट होगा तो ये जो ऑयल है वाइंडिंग के पास वाला वो हल्का हो जाएगा, और जो दूर में ऑयल है ऊपर में जो है वो भारी हो जाएगा। जैसे ये गर्म होगा यहाँ से शिफ्ट करके हल्का होने की वजह से ऊपर चला जाएगा, और जो कूल ठंडा ऑयल है वो नीचे चलाएगा। और इस तरह से हमारा जो ऑयल है वो अधिक से अधिक गर्म होने से बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डी ऑप्शन है, हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण करना चाहिए। आर्द्रता, नमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग ब्रीजर भी यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा भी नमी एयर में ना रहे। और अगर ये आर्द्रता सही ठीक से शोषित करेगा तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये डी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का जो सही ऑप्शन है वो डी ही हो जाएगा। पूछा है कौन सा इसमें से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए क्या क्या आवश्यक है। हालांकि पहले कई बार डिस्कस किया जा चुका है। PVR हमने बताया था कि PVR इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगर दो ट्रांसफार्मर को समांतर में चलाना है तो PVR दोनों का सेम होना चाहिए। P से मतलब क्या है, पोलैरिटी, ठीक है, ये हो जाएगा पोलैरिटी। इसके अलावा फेज सीक्वेंस और फेज शिफ्ट, ठीक है, फेज सीक्वेंस और फेज शिफ्ट, पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस, फेज शिफ्ट। उसके अलावा वोल्टेज रेशियो और पर यूनिट इम्पीडेंस, ये 5 चीज़ जो है दोनों के ट्रांसफार्मर का सेम होना चाहिए।
जिसमें हमारा जो पर यूनिट इम्पीडेंस है वो कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन बाकी का जो 4 है वो नेसेसरी है, उसके बिना ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 बोल रहा है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। इसके अलावा सिलिकॉन स्टील भी हम लोग यूज करते हैं और फेराइट भी यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। फेराइट मटेरियल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। एक्चुअली जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसका परमेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। साथ में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस लगभग इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। तो इस टाइप का मटेरियल ये जो गुण है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील में मिल जाता है। और ये बना होता है किस चीज़ से, आयरन प्लस सिलिकॉन से मिल करके बना होता है। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो सिलिकॉन होता है लगभग 4% के बराबर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है। ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। तो कई बार देख चुके हैं, ये जो है वोल्ट एम्पियर में हम लोग व्यक्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में वर्तों की संख्या अधिक होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्न हम लोग का सेकेंडरी जो हाई वोल्टेज होगा उसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ई जो होता है ई बराबर होता है 4.445 F इंटू एन। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स को कांस्टेंट रखें तो हम लोग देख रहे हैं कि ई जो है हमारा एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। मतलब जहाँ पर वोल्टेज हाई होगा वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस हानियाँ निम्नलिखित द्वारा कम की जाती है। तो हिस्टैरिसीस लॉस हम लोग कैसे कम करेंगे, लोड पर डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना है। हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो लोड पर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। और आयरन कोर का जो लेमिनेशन है इसके द्वारा हम लोग ईडी करंट को कम, ईडी करंट लॉस जो होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि ईडी करंट लॉस के लिए जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो पढ़े हैं K इंटू बी स्क्वायर एफ स्क्वायर एच टी स्क्वायर भी हमारा वॉल्यूम है और टी स्क्वायर ये होता है लेमिनेशन की मोटाई। तो यहाँ पर ईडी करंट हम लोग से पूछा नहीं है, हम लोग से हिस्टैरिसीस पूछा है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग स्टील लेमिनेशन में सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके गेन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिस्टैरिसीस हानि को कम करना है तो हम लोग सिलिकॉन अंश को कम करने की कोशिश करेंगे। और साथ में हिस्टैरिसीस लॉस का जो फार्मूला है वो भी बता देते हैं। यहाँ पर ये जो होगा K इंटू बी के पावर x इंटू एफ होता है, जहाँ x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 1.5 से लेकर के 2.5 तक। और जनरली सिलिकॉन और कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मतलब कि CRGO इसका जो वैल्यू होता है 1.6 होता है सिलिकॉन के लिए, और CRGO के लिए जो x का वैल्यू होता है 1.6 होता है। इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बटा F, जहाँ V हमारा वोल्टेज है, F फ्रीक्वेंसी है। तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं K इंटू V के पावर x इंटू F के पावर 1 माइनस x, ठीक है। अगर B का वैल्यू हम लोग V बटा F पुट कर देते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि हिस्टैरिसीस लॉस हमारा वोल्टेज पर डिपेंड करता है, साथ में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ईडी करंट लॉस में B के जगह पर V बाई F हम लोग पुट कर दें तो F कैंसिल हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो ईडी करंट लॉस होता है और सिर्फ वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज के साथ साथ हम लोग थिकनेस ले सकते हैं, T स्क्वायर होता है, ठीक है, V स्क्वायर होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है ईडी करंट लॉस। तो अगर कहीं पर पूछता है कि फ्रीक्वेंसी ईडी करंट पर डिपेंड करता है कि नहीं डिपेंड करता है, या फिर फ्रीक्वेंसी पर ईडी करंट डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो आंसर वहाँ पर होगा हम लोग का कि नहीं, ईडी करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉइल, तो एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बुक में भी देख चुके हैं। ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। तो सही आंसर 53 हो जाएगा। उसके बाद 54, धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या आमतौर पर कितनी होती है। धारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में फेरों की संख्या कितनी होती है, 1 से 5 होती है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग पहले देख चुके हैं, तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की अभी आवश्यकता नहीं है। बुकोल्ज रिले का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है, तो इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल से
देखे हैं। अगर आप प्लेटफॉर्म बुक का डिस्कशन देखिएगा तो वहाँ पर हमने पूरी तरह से बता रखा है कि बुकहोल्ड रिले किस तरह से फंक्शन करता है, और ऑलरेडी आपको बोल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेटफॉर्म का। तो एक क्या करता है, इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए होता है ट्रांसफार्मर के लिए। तो जनरेटर के बचाव गलत है, हॉट वायर उपकरण गलत है, ट्रांसमिशन लाइन के बचाव गलत है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ दो टाइप होता है, एक होता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। डबल फेज बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए और सी सही है, मतलब कि बी। उसके बाद आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन में। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर, तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने दोनों टाइप का ट्रांसफार्मर देखा है, कोर टाइप भी देखा है, सेल टाइप देखा है, और साथ में हमने बेरी टाइप भी डिस्कस किया था। तो कोर टाइप किस टाइप का होता है, कोर टाइप पे हम लोग एक वाइंडिंग को यहाँ पर रखते हैं और दूसरा वाइंडिंग को यहाँ पर रखते हैं, ये हमारा कोर टाइप होता है। और इसमें फ्लक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक पाथ होता है, इस तरह से फ्लक्स ट्रैवल करता है और फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको भी ध्यान में याद रखिएगा। अगर लोड घटता बढ़ता है तो इससे फ्लक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर सेल टाइप की बात करें तो यहाँ पर इस टाइप से होता है, ई और आई मिल करके सेल टाइप बनता है, और यहाँ पर 2L मिल करके हम लोग कोर टाइप बनाते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों बीच वाला कोर पर रखा जाता है, और फ्लक्स के लिए यहाँ पर दो रास्ता मिलता है, ठीक है। और लीकेज फ्लक्स इस पर कम होता है, इसमें लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसमें लीकेज फ्लक्स कम होगा, और मिनिमम लीकेज फ्लक्स होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पर होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में सेल टाइप ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स कम होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। दूसरों की तुलना में बेरी टाइप ट्रांसफार्मर समानतः, बेरी टाइप के बारे में यहाँ पूछ रहा है, गर्म एवं निम्न क्षमता वाले होते हैं, गर्म एवं उच्च क्षमता वाले होते हैं। एक्चुअली इसका पावर जो होता है, वोल्टेज तो हाई होता है पर पावर कैपेसिटी जो होता है वो लो होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें निम्न शक्ति वाले, वोल्टेज हाई होता है पर पावर क्या होता है, निम्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 58 का। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। यहाँ पर 58 में कुछ और डिटेल दिया गया है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से कंस्ट्रक्शन होता है कोर का, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा कोर लेते हैं और बीच में जो गैप दिखाया गया है इसी में वायरिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वायरिंग भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें फ्लक्स लीकेज न्यूनतम होता है, और मध्य भुजा कैसी होती है, बेलनाकार होती है, और मध्य भुजा बेलनाकार होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेलन के टाइप का बना हुआ है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता वाले होते हैं, इसका क्षमता भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी ये सारा कुछ डिस्कस किया जा चुका है प्लेटफॉर्म बुक में। उसके बाद है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जनरली नेचुरल एयर जो होता है 500 kVA से कम के लिए हम लोग नेचुरल एयर यूज करते हैं, 500 kVA से ज़्यादा के लिए नेचुरल ऑयल यूज करते हैं। अगर क्षमता 500 kVA से ज़्यादा है तो हम लोग नेचुरल ऑयल यूज करते हैं। और एयर ब्लास्ट जो होता है 10,000 kVA के लिए होता है। एयर ब्लास्ट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में बताया जा चुका है। और जो ऑयल ब्लास्ट है वो 10,000 kVA से भी हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 500 kVA। तो ये मार्क करना आसान था क्योंकि ऑयल ब्लास्ट की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है इसका। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट कितना होता है। तो ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया जा चुका है, 140 डिग्री होता है फ्लैश पॉइंट। और फ्लैश पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर आसानी से आग पकड़ ले, मतलब कि लिक्विड से गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए और आग पकड़ ले, वही फ्लैश पॉइंट होता है। कुछ और चीज़ जान लेते हैं। ट्रांसफार्मर का जो डेंसिटी होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का होता है 900 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी आप याद रख सकते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 20 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। स्पेसिफिक वेट की बात करें तो स्पेसिफिक वेट होता क्या है, तो स्पेसिफिक वेट होता है वेट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू द वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। सेम वॉल्यूम लेते हैं तेल और ऑयल का, और उसके बाद ऑयल का रेशियो डिवाइडेड बाय, ठीक है, ऑयल का वेट डिवाइडेड बाय वाटर का वेट। ऑयल जो होता है वो 20 डिग्री टेम्परेचर पर लिया जाता है, और हमारा जो वाटर होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया जाता है। दोनों का वेट का रेशियो होता है, और इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है,
सेम वॉल्यूम लेते हैं ऑयल का और प्लस वाटर का। ऑयल होना चाहिए हमारे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब दोनों का हम लोग वेट निकाल लेंगे और दोनों का जो वेट का रेशियो लेंगे वो होगा स्पेसिफिक वेट, और इसका जो वैल्यू होता है 0.856 से 0.886 होता है। उसके बाद एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, एसिडिटी कितना होता है, मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकता है वो 0.25 mg KOH पर ग्राम होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, और जनरली 0.05 mg KOH पर ग्राम होता है। दिस इज क्रिटिकल एसिड नंबर एंड डिटेरियोरेशन इंक्रीज। अगर 0.25 mg KOH पर ग्राम से वैल्यू अगर बढ़ा तो फिर ऑयल में डिटेरियोरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी याद रख सकते हैं, और जनरली 0.05 mg होता है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू।